देखो यार, अगर तुम लोग पॉल एविन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज पॉल एविन के टीएनए ज्वाइन करने को लेकर पॉल एविन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा कोटा इबुशी के रिटर्न होने को लेकर इबुशी की काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एंजो अमोरे के एईडब्ल्यू पॉसिबली ज्वाइन करने को लेकर एंजो अमोरे का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं विल ऑस्प्रे और रिकोशेट के अपकमिंग मैच को लेकर डेब मेल्जर ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे द गोल्डन लेवर्स की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार केनी ओमेगा करंटली जापान के अंदर है और वो यहाँ पर उनके टैग पार्टनर कोटा इबुशी के साथ ऑलरेडी यहाँ पर जापान के अंदर रिटर्न के लिए ट्रेनिंग शुरू कर चुके गए। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा के पिछले 10 दिनों तक जापान में लगातार ट्रेनिंग करने के बाद कोटा इबुशी ने सोशल मीडिया के ऊपर केनी ओमेगा और उनके रिटर्न को लेकर लेटेस्ट अपडेट दी, जहां पर कोटा इबुशी ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करके ये कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा और कोटा इबुशी के ट्रेनिंग का पहला सेशन ओवर हो चुका है और ये दोनों यहां पर मेडिकल तौर के ऊपर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतरीन फील कर रहे गए। और कोटा इबुशी उनके पोस्ट के अंदर ये दिखते गए कि गोल्डन लवर्स अब यहां पर लगभग पूरी तरह से रेडी हो चुके गए और एईडब्ल्यू के फैंस को अब यहां पर रेडी रहना चाहिए, क्योंकि गोल्डन लवर्स एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर जल्द उनका रिटर्न करेंगे। और कुछ इस तरीके से कोटा इबुशी ने यह कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा और कोटा इबुशी दोनों का रिटर्न एक साथ होने वाला है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2024 के ओवर होने से पहले द गोल्डन लवर एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न करते हैं या नहीं। वल अगर यहां पर ओमेगा और इबुशी एईडब्ल्यू के अंदर टैग टीम के तौर पर रिटर्न करने वाले गए तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि गोल्डन लवर यंग बक्स को हराकर एईडब्ल्यू के न्यू टैग टीम चैंपियन बने। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू में आने की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एईडब्ल्यू के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार एंजो अमोरे के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर बात की थी और जिम रॉस का ये कहना था कि वो यहां पर एंजो अमोरे को एईडब्ल्यू के अंदर देखना चाहते गए। और यही जिम रॉस के एंजो के काफी तारीफ करने के बाद अब एंजो अमोरे ने फाइनली खुद यहां पर एईडब्ल्यू में आने को लेकर बात की, जहां पर एंजो अमोरे का ये कहना है कि वो जिम रॉस की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए और वो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है कि जिम रॉस ने उनके बारे में इतनी अच्छी बातें बोली। बट यहां तक बात रही अमोरे के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने की, तो एंजो को नहीं लगता है कि वो एईडब्ल्यू ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एंजो अमोरे का ये कहना है कि कुछ सालों पहले एंजो अमोरे और एईडब्ल्यू के बीच में एईडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने को लेकर बातें हुई थी और जब यहां पर बिग बिल ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया था उसी के बाद यहां पर एंजो अमोरे ने एईडब्ल्यू को कांटेक्ट किया था। बट गाइस यहां पर जिस तरीके से एंजो अमोरे और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के बीच में एंजो के आने को लेकर नेगोशिएशन हुआ, वो देखकर एंजो को यह पता लग गया कि एईडब्ल्यू कंपनी एंजो को लेकर कुछ खास ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं गए। और अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी एंजो को लेना नहीं चाहती गए तो एंजो भी जबरदस्ती उस कंपनी के ऊपर जाना नहीं चाहेंगे जो कंपनी यहां पर उनको लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं गए। और एंजो अमोरे का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारे लोगों के पास एंजो अमोरे का फोन नंबर पड़ा हुआ है और अगर यहां पर एईडब्ल्यू चाहती तो वो बहुत ही पहले एंजो अमोरे को कांटेक्ट कर सकती थी। बट गाइस क्योंकि एंजो अमोरे को एईडब्ल्यू की तरफ से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया तो वो यहां पर एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं गए और उन्हें यहां पर नहीं लगता है कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वल अगर यहां पर एईडब्ल्यू एंजो को साइन नहीं करना चाहते गए तो गाइस डेफिनेटली यहां पर एंजो को एईडब्ल्यू ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार मार्क डेविस की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर मार्क डेविस की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के 80 ओपन को साइन करने के बाद 80 ओपन के मेंबर मार्क डेविस को इंजरी हो गई थी और मार्क डेविस के फुट इंजरी की वजह से वो यहाँ पर लगभग 8 महीनों से एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर हमें देखने को नहीं मिले गए। और लगातार मार्क डेविस के गायब रहने की वजह से काइल फ्लेचर एईडब्ल्यू के ऊपर टैग टीम के जगह अब यहाँ पर सिंगल रेसलर के तौर पर काम कर रहे गए। वल इस हफ्ते फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि मार्क डेविस के काफी लंबे टाइम तक इंजरी की वजह से गायब रहने के बाद भी अब भी यहां पर मार्क डेविस के रिटर्न के दूर दूर तक कोई भी चांसेस नहीं गए और एईडब्ल्यू के अंदर किसी को भी ये नहीं बोला गया है कि मार्क डेविस एईडब्ल्यू पर रिटर्न करने वाले गए। और फिलहाल यहां पर दूर दूर तक एईडब्ल्यू के अंदर मार्क डेविस के रिटर्न होने को लेकर कोई भी बातें नहीं चल रही गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर आखिर यहां पर मार्क डेविस उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार मर्सिडीज मून की। वल गाइस इस हफ्ते मर्सिडीज मून
मोन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मोन ने यहाँ पर एक बार फिर से WWE और AEW के कंपटीशन को लेकर बात की, जहाँ पर इंटरव्यू के अंदर मोन से ये पूछा जाता है कि उन्हें यहाँ पर क्या लगता है AEW कंपनी क्या कभी WWE के लेवल के ऊपर पहुंच पाएगी। तो मर्सिडीज मोन जवाब देकर ये बोलती गए कि अगर यहाँ पर किसी को भी ये लगता है कि कोई कंपनी यहाँ पर 5 साल खुलने के बाद ही WWE के बराबरी करने वाले गए तो उन लोगों को एक बार फिर से अपने दिमाग को चेक कराना चाहिए, क्योंकि मोन यहाँ पर लोगों को ये याद दिलाना चाहेंगी कि WWE खुलने के 5 साल के बाद WWE कंपनी जिस लेवल के ऊपर थी उसके मुकाबले AEW 1000 टाइम ऊपर है। और डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि AEW कंपनी को एक बिलियनियर के द्वारा स्टार्ट किया गया है तो इसीलिए AEW के पास टोनी खान का एडवांटेज है। बट गाइस यहाँ पर मोन को नहीं लगता है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि AEW के खुलने के 5 साल के अंदर वो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की बराबरी कर सकती गए। बट मोन ये बिलीव करते गए कि आने वाले 10 सालों के बाद शायद यहाँ पर AEW और WWE सेम लेवल के ऊपर होंगे। और गाइस मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि बेसिकली AEW कंपनी क्योंकि एक बहुत ही नई कंपनी है तो इसीलिए लोगों का AEW को WWE से कंपेयर करना ये यहाँ पर कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं गए। वेल मैं डेफिनेटली मोन की बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग हाई प्रोफाइल मैच विल ऑस्प्रे वर्सेज रिको सेट की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस हफ्ते 5 ईयर एनिवर्सरी शो के ऊपर रिको सेट आर्गुएबली उनके करियर का बिगेस्ट मैच रेसल करने वाले गए, जो यहाँ पर इस हफ्ते AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे को 1-on-1 सिंगल मैच में फेस करेंगे। और यही इन दोनों के अपकमिंग मैच को लेकर डेव मेल्जर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर मेल्जर का ये कहना है कि रिको सेट और विल ऑस्प्रे का ये आने वाला मैच विल ऑस्प्रे के करियर के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट रिको सेट के करियर के लिए ये मैच यहाँ पर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और क्योंकि विल ऑस्प्रे के AEW को ज्वाइन करने के बाद वो ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे 5 स्टार मैचेस के जरिए ये प्रूव कर चुके गए कि वो यहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है। तो इसीलिए ऑस्प्रे अगर यहाँ पर इस मैच के अंदर कुछ खास ज्यादा परफॉर्म नहीं भी करते गए तब भी यहाँ पर क्राउड ऑस्प्रे को लेकर उतना रिएक्शन नहीं देगी। बट अगर यहाँ पर रिको सेट इस मैच के अंदर कोई बोझ करते गए या यहाँ पर रिको सेट इस मैच के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं देते गए तो ये रिको सेट के करियर पर मेजर इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि रिको सेट का ये मैच वो मैच होने वाला है जो या तो AEW के अंदर रिको सेट को स्टार बनाएगी या फिर AEW के अंदर रिको सेट को जॉबर बनाएगी। और अगर यहाँ पर रिको सेट इस मैच के अंदर कोई भी गलती करते गए तो इंटरनेट के ऊपर लोग यहाँ पर रिको सेट का मजाक बनाएंगे और इसकी वजह से AEW के अंदर फ्यूचर में रिको सेट की बुकिंग के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। बट अगर यहाँ पर रिको सेट मैच के अंदर सॉलिड परफॉर्मेंस देते गए तो डेफिनेटली यहाँ पर टोनी खान रिको सेट को फ्यूचर में मेजर पुश दे सकते गए। और बेसिकली मेल्जर ये बिलीव करते गए कि ये मैच यहाँ पर आर्गुएबली रिको सेट के करियर का अब तक का सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मैच होने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वेडनेसडे को डायनामाइट शो के ऊपर रिको सेट की परफॉर्मेंस कैसी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के वाइज मैन पॉल हेमन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पॉल हेमन आर्गुएबली WWE टेलीविजन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर है और WWE के अंदर आज के टाइम के ऊपर काफी सारे रेसलर्स को स्टार बनाने के अंदर पॉल हेमन का एक बहुत ही बड़ा रोल है। बट गाइस इस हफ्ते पॉल हेमन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने यहाँ पर TNA रेसलिंग को ज्वाइन करने को लेकर बात की, जहाँ पर पॉल हेमन का ये कहना है कि 2006 में जब उन्होंने WWE कंपनी को क्विट किया था तो WWE के क्विट करने के कुछ सालों के बाद पॉल हेमन को उस समय अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TNA रेसलिंग की तरफ से कॉन्टेक्ट किया गया था। उस समय TNA के उस टाइम के एक्टिव रेसलर बुली रे बुकाटी जैसे रेसलर ये चाहते थे कि पॉल हेमन TNA को ज्वाइन करे। और गाइस यहाँ पर पॉल हेमन के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पॉल हेमन ने TNA के मैनेजमेंट से बात की और गाइस पॉल हेमन का ये कहना है कि एक टाइम के ऊपर वो TNA को ज्वाइन करने का पूरी तरह से प्लान कर चुके थे। बट जब यहाँ पर पॉल हेमन ने TNA के मैनेजमेंट से बात की और उन्होंने यहाँ पर TNA को अपना विजन बताया तो TNA की मैनेजमेंट ने उस विजन को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। और गाइस यहाँ पर पॉल हेमन का ये कहना है कि वो यहाँ पर TNA कंपनी के ऊपर जाकर TNA रेसलिंग के अंदर उनके तरीके से काम करना चाहते थे और वो यहाँ पर बेसिकली TNA के अंदर जाकर उस समय कुछ नए स्टार्स को बिल्ड करना चाहते थे। और अर्ली 2010 के अंदर जब पॉल हेमन TNA से बात कर रहे थे उस समय पॉल हेमन अकेले TNA को ज्वाइन न करके बल्कि उनके वन ऑफ द फेवरेट रेसलर डेनियल ब्रायन को TNA के अंदर लेकर जाना चाहते थे। और क्योंकि उसी समय के ऊपर WWE के द्वारा डेनियल ब्रायन को कंपनी से फायर किया गया था
तो पॉल लेविन ये चाहते थे कि वो डैनियल ब्रायन सहित कुछ यंगर रेसलर्स को टीएनए के अंदर लेकर आए और वो उन रेसलर्स के दम पर टीएनए कंपनी के फ्यूचर को बिल्ड करे। बट गाइस, क्योंकि उस समय टीएनए रेसलिंग के अंदर WCW और WWF के सम ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी रेसलर कर्ट एंगल, हल्क होगन, रिक फ्लेयर, स्टिंग, जेफ जेरेट और बुकर टी जैसे रेसलर टीएनए रेसलिंग के ऊपर काम कर रहे थे, तो इसीलिए टीएनए रेसलिंग के मैनेजमेंट ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि उनके कंपनी के अंदर इतने बड़े बड़े रेसलर्स के होने के बावजूद वो यहाँ पर डैनियल ब्रायन या फिर किसी और रूकी रेसलर को टीवी टाइम नहीं देंगे। और गाइस, यहाँ पर पॉल लेविन का ये कहना है कि उस समय टीएनए रेसलिंग को हल्क होगन और एरिक बिस्कॉफ के द्वारा बुक किया जाता था और बिस्कॉफ यहाँ पर ये नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर WCW और WWF के पॉपुलर रेसलर को छोड़कर कंपनी के अंदर किसी अप एंड कमिंग रेसलर को लाए। और इसी रीजन की वजह से पॉल लेविन ने उस समय टीएनए को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि पॉल लेविन को ये पता था कि अगर यहाँ पर टीएनए रेसलिंग ओल्ड रेसलर्स को लेकर कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म बिल्डअप के ऊपर चलेगी तो आगे चलकर टीएनए रेसलिंग डेफिनेटली यहाँ पर डाउनफॉल की ओर जाएगी। और अगर यहाँ पर उस समय टीएनए रेसलिंग ने बड़े रेसलर्स को छोड़कर कुछ नए स्टार्स को बिल्ड करने की कोशिश की होती तो टीएनए रेसलिंग यहाँ पर दूसरे पोजीशन पर होती। बट गाइस, क्योंकि यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ ये नहीं चाहते थे कि पॉल लेविन यहाँ पर किसी रूकी रेसलर को लेकर कंपनी को बिल्ड करे, तो इसीलिए यहाँ पर पॉल लेविन ने टीएनए को ज्वाइन नहीं किया। और इवेंचुअली यहाँ पर इसके 2 साल के बाद 2012 के अंदर WWE के ऊपर पॉल लेविन ने दोबारा कंपनी के ऊपर उनका रिटर्न किया। वेल गाइस, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि WCW और टीएनए दोनों के डाउनफॉल का मेन रीजन और कोई नहीं बल्कि एरिक बिस्कॉफ है। और शायद यहाँ पर बिस्कॉफ की जगह पॉल लेविन ने टीएनए को लीड किया होता तो आज यहाँ पर टीएनए किसी अलग पोजीशन पर होती। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।